तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी को, जो कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। ये रियल में हुआ था, यानी कि निठारी कांड। इस मूवी का नाम है सेक्टर 36, जो कि मैडॉक फिल्म्स की तरफ से है। इस मूवी के अंदर विक्रांत मैसी ने काफी बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया है, साथ ही साथ दीपक डोबरियाल जी ने भी काफी बढ़िया एक्टिंग करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफी पसंद आएगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है मैगन की सौतेली सिस्टर वाली एक मूवी को, जिसका नाम है सबसर्वियंस। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, इसके अंदर मैगन फॉक्स है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। बात करें सेक्टर 36 की रेटिंग की, तो फिलहाल इसको 7.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है प्रेम सिंह को दिखाते हुए, जो कि बलबीर सिंह बस्सी नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के घर का केयरटेकर है। और बस्सी अपने होम टाउन में रहता है, वो यहाँ पर कभी कभी ही आया करता। तो प्रेम यहाँ पर सेक्टर 36 में उसके घर को संभाला करता था। खैर आज वो हमेशा की तरह ही घर पर पड़े हुए टीवी देख रहा होता है, जिस पर उसको KBC देखने का काफी शौक था। वो काफी ज्यादा चिल कर रहा होता है, वो दारू पीता है, मीट खाता है, और अब उसको तभी उसकी वाइफ ज्योति का कॉल आता है, जो कि अभी गाँव में है और प्रेग्नेंट है। तो वो उससे थोड़ी बहुत बात करता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। साथ ही साथ उसकी एक बेटी भी है, जिसके अंदर उसकी जान बसती है। तभी वो फोन रखता है और उसका मूड काफी अच्छा हो चुका था। तो वो क्लोजेट से अपने चाकुओं को निकालता है और माहौल यहाँ पर बिल्कुल बदल चुका था। गाना भी यहाँ पर प्ले हो रहा होता है। खैर अब ऊपर वाले फ्लोर पर बने हुए बाथरूम में वो जाता है, जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि खत्म हो चुकी थी, जिसको वो प्यार से निहारता है, उसको थोड़ा बहुत लाड़ देता है और उसके बाद में वो उसके टुकड़े करके उसे खत्म कर देता है। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में मूवी कितनी सही चल रही थी, लेकिन अचानक से ही इसने एक डार्क टर्न ले लिया है। और आगे अब जो टर्न्स आते जाएंगे वो तो डार्क से भी डार्केस्ट होते जाएंगे। तभी हम देख पाते हैं रामचरण पांडे को, जो कि राजीव कैंप एरिया के पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर हैं। उनका परिवार है, उनकी बीवी है और जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली बेटी वेदू। वो अपने परिवार में जिंदगी में काफी खुश है और यहाँ पर वो काम में भी अच्छे हैं। और अच्छे से मतलब ईमानदार नहीं है, लेकिन यह है कि आज के जमाने में अच्छे का मतलब होता है कि जैसा माना जाता है सेम वैसा ही वो काम करता। यानी कि जैसा जैसा उसके सीनियर्स उसको बताया करते थे वो वैसा ही काम करता था। यहाँ पर ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाया करता, रिश्वत भी लिया करता था। यानी कि ऊपर की कमाई भी थोड़ी बहुत उसकी थी। वो काम को टालता भी था और जरूरत पड़ने पर कर भी दिया करता। खैर आज उसके पुलिस स्टेशन के अंदर एक पिता अपनी 14 साल की बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी और टूटा हुआ है। लेकिन राम उनकी FIR नहीं लिखता, क्योंकि राजीव कैंप स्लम एरिया से बच्चे अक्सर ऐसे गायब हो जाया करते थे। वो कभी कभी वापस भी आ जाया करते। तो यहाँ पर पुलिस अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया करती थी। वहाँ पर एक बोर्ड भी था, जहाँ पर ढेर सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स ऑलरेडी थे। अब राम इस चीज को काफी लाइटली लेता है और वो ऐसा ही उस व्यक्ति को भी समझाकर वापस भेजने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उसकी बेटी आने वाले दिन में 15 साल की होने वाली थी, उसका बर्थडे आने वाला था। तो वो उसको कुछ पैसे देता है और वहां से उसको भगा देता है। बात रही उसके पोस्टर लगाने के बारे में, तो वो उस व्यक्ति को बोल देता है कि वो उसकी पोस्टर लगा सकता है। अब वो आदमी वहां से जाते जाते अपनी बेटी की फोटो मिसिंग पर्सन बोर्ड के ऊपर लगा देता है, जिसका नाम चुमकी था। और हम देखते हैं उसकी बेटी को, जिसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में, जिसको प्रेम ने खत्म कर दिया था। खैर अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हम राजीव कैंप में कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर उनकी बॉल सीवर में चली गई थी और अली नाम का एक लड़का वो बॉल उठाने जाता है, जिसे बॉल के पास ही नाले में डूबा हुआ एक हाथ मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर नाले के अंदर एक हाथ तैर रहा था। अब उस हाथ को बाहर निकाला जाता है और राम उसकी टीम वहां आते हैं। एंड एज यूजुअल हमको पता है कि काम चोरी भी यहाँ पर करनी ही है। तो वो लोग उस हाथ को बंदर का हाथ घोषित कर देते हैं। और ये एरिया भले ही राम के अंडर आता था, लेकिन वो ये कहता है कि सीवर कहीं और से आ रहा है और ये हाथ भी कहीं और से ही आया होगा, तो ये केस उनका नहीं है। अब इस चीज के लिए अली को वो 100 रुपए का इनाम भी देता है और इस चीज को यहाँ पर प्रेम भी चुपके से देख रहा था। अब एक और चीज वो नोटिस करता है जो कि हमारे काम भी आएगी, कि राजीव कैंप का स्लम एरिया और सेक्टर 36 में बस्सी का विला दोनों एक लाइन के अंतर पर हैं, जिससे बस्सी के घर का मोस्टली कचरा इसी स्लम और सीवर में आया करता। प्रेम को भी दिखाया जाता है, जो कि बड़ी खुशी से ये चीज देख रहा था, क्योंकि उसे कोई डर ही नहीं है। उसकी सोच के हिसाब से वो पूरी तरह सेफ है और इसका रीजन ये है क्योंकि वो काफी स्मार्ट है। तो उसे अपने दिमाग पर पूरा भरोसा है, इवन दो KBC में जाने तक की भी ट्राई कर रहा होता है ताकि उसे अच्छे खासे पैसे मिल पाए।
खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राम ने यहाँ पर अली को 100 रुपए का इनाम भी दिया था और प्रेम को उसका अब नया शिकार मिल जाता है। रात को अली अब कुछ सामान लेने घर से बाहर निकलता है, यानी कि अंडे और दारू की बाटली, जो कि उसके पिता ने उसे बाहर भेजा था, जो कि एक वॉचमैन थे, जिसे प्रेम अब बहला फुसलाकर चॉकलेट दिखाकर अपने पास बुलाता है और उसे अगवा कर अपने घर ले जाता है। घर पर वो अली को बांध कर रखता है और हमें प्रेम की एक क्वालिटी दिखाई जाती है कि वो अपने काम, इन सब चीजों में और क्लीनिंग के टाइम बहुत ही ज्यादा चिल रहता है। यानी कि बच्चों को खत्म करते वक्त वो काफी चिल था और इतना ज्यादा चिल रहता है कि उसकी चिलनेस से ही सामने वाले का डर बढ़ जाए। अब अली उससे कहता है कि उसके पिता उसे ढूंढ लेंगे, उसे गोली मार देंगे, लेकिन प्रेम को इससे कोई भी डर नहीं था। वो ऑलरेडी उसके बारे में जानता था कि वो एक वॉचमैन है। सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं ना कहीं वो पूरे सिस्टम को जानता था और वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, आज वो अली के साथ खेलेगा, फिर उसे खत्म कर देगा, फिर अली के घर वाले रोएंगे, दूसरा अली पैदा कर लेंगे और फिर धीरे धीरे अली की पहचान भी मिट जाएगी, खाली वो एक फोटो फ्रेम की तरह रह जाएगा, जैसे कि बाकी बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं। खैर, अब प्रेम अली के साथ खेलना शुरू करता है और खेल खेल में ही अली का जो सर होता है वो दीवार में जा लगता है, जिससे कि वो खत्म हो जाता है। अब हम प्रेम के बचपन का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि वो बचपन से ही एक बुचर है, इसलिए ही मीट और बॉडीज को इतनी परफेक्ट तरह से वो कट करता है। तो उसके मामा भी एक बुचर हुआ करते थे, जो कि उसके साथ अब्यूज किया करते, उसे बंद कर रखा करते थे और वो इससे बहुत ही ज्यादा डरता था, सहमा सा रहता था, उदास रोता रहता। अब एक दिन जब उसके मामा उसके साथ गलत काम करने वाले थे, तब उस दिन उसके अंदर का जो दुख था, दर्द और तकलीफ थी, वो सभी एक बार में बाहर आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपने मामा को ही खत्म कर देता है। और एक तरह से कहा जाए तो उस दिन जो एक कसाई का चाकू चला था वो आज तक नहीं रुका। साथ ही साथ उसका मामा भी वही गाना लगाया करता था, मन क्यों बहका। और अब जाकर हम ये समझ पाते हैं कि उस दिन प्रेम ने अपने मामा को नहीं मारा था, बल्कि खुद को मारा था, क्योंकि उसका मामा मेटाफोरिकली उसके अंदर ही अब जन्म ले चुका था, क्योंकि वो जो करा करता वही चीजें वो कर रहा था। खैर, प्रेजेंट टाइम में हम प्रेम को देख पाते हैं, जो कि अली का ही मीट निकाल कर उससे खाना बनाता है, वो खुद खाता है और बाकी छोटे लाल नाम के एक आदमी को भी सेल करता है। वो पूरा घर साफ कर देता है और सब चीजें सेट करता है, उस बाथरूम को भी साफ करता है जहाँ पर वो बच्चों के साथ ये सब किया करता था, और वो बचे हुए मीट यानी कि बॉडी पार्ट्स को जमीन में गाड़ दिया करता और सीवर में भी डंप कर दिया करता। अब हम देखते हैं बस्सी को, जो कि अपने परिवार के साथ हरियाणा में रहता है, जो कि थोड़ा अजीब सा है। कैसे अजीब है ये हमको आगे पता चलेगा। और आज वो सेक्टर 36 वापस जा रहा था। बस्सी के बारे में एक वियर्ड चीज ये थी कि वो अपनी ही ग्रैंड डॉटर से अपने कपड़े निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसकी ग्रैंड मदर वहां पर आ जाती है, जो कि उसको बचा लेती है। यानी कि बस्सी का कैरेक्टर यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस्सी की जो नजर है वो लड़कियों को लेकर ठीक नहीं है, चाहे वो छोटी बच्ची हो या फिर कोई बड़ी लेडी। खैर, तभी बस्सी के पास प्रेम का कॉल आता है और वो उससे ये कहता है कि वो आकर बात करेगा, लेकिन फिलहाल वो चुमकी को बुला ले। और ये वही चुमकी है जिसके बारे में हमने देखा था कि उसके पिता FIR लिखवाने के लिए आए थे। तभी हम चुमकी घोष को देखते हैं, जिसे प्रेम कॉल करके बुला लेता है। खैर, अब कुछ ही दिनों के बाद में दशहरा के दिन हम राम को देखते हैं, जो कि रामलीला में रावण बना हुआ था और उसका परिवार भी वहां पर आया हुआ था। खैर, अब जब राम रेडी हो रहा होता है तो चुमकी के पिता उसके पास आते हैं और ये कहते हैं कि उनकी बेटी 4 दिन से मिसिंग है। यानी कि जो बस्सी ने वो बात कही थी कि वो चुमकी को बुला ले, वो 4 दिन पहले की थी, और जो शुरुआत वाला सीन था वो भी 4 दिन पहले का ही था। वो ये बताता है कि 4 दिन से मिसिंग होने के बावजूद भी वो उसको ना ढूंढ रहे हैं, ना ही FIR लिख रहे हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी से अलग ऐसे भाग नहीं सकते। और क्या होगा कि अगर उनकी बेटी गायब हो जाती तो क्या वो ऐसे ही शांत रहते। और ये बात सीधा राम को ट्रिगर करती है, उसके दिल को छू लेती है, क्योंकि वो कैसा भी आदमी हो, अपनी बेटी वेदू से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो अब घोष के ऊपर गुस्सा करता है और उसे थोड़ा बहुत गलत भी बोल देता है। वो ये बताता है कि इस इलाके की आबादी 1.5 लाख है और स्टेशन के अंदर खाली 3 लोग हैं, यानी कि राम, श्रवण कुमार पाठक, उसका फ्रेंड यानी कि जो कांस्टेबल है, और एक दूसरा कांस्टेबल बिश्नोई। तो अगर वो कैलकुलेट करें तो एक बंदे के हाथ में 50-50 हजार लोग आते हैं, तो वो इस तरह से हर चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस तरह के केसेस पहले से ही होते रहते हैं, जिसके चलते ये इतना सीरियस नहीं है। जिसके चलते होता यह है कि वो घोष को वहां से गुस्से में भगा देता है। अब वो अपनी वाइफ के पास आता है और नोटिस करता है कि वेदू वहां पर नहीं थी। तभी हम प्रेम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आता है और उसने अपना रावण वाला मास्क लगाया हुआ था और वो वेदू को किडनैप करके ले जाने लगता है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि वहां पर उसका एक जानकार भी था, जो कि एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। अब राम यहाँ पर काफी अलर्ट हो गया था और वो उसे देख लेता है और वेदू तो बच जाती है, लेकिन वो प्रेम को काफी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता, ना ही उसका चेहरा देख पाता। अब घर आकर प्रेम मैटर संभालने की कोशिश करता है और उसी एम्बुलेंस वाले व्यक्ति यानी कि छोटे लाल से थोड़ी बहुत बात करता है, जो कि उसका ही साथी है। किडनैपिंग के लिए वो ये सब काम करता है और फिर वो घर से बहुत सारी सीडीज को शिफ्ट करने लगता है, जिसमें बहुत सारी डार्क और भयानक चीजें कैद थी। अब आगे जाने से पहले एक चीज हाईलाइट करी जाए, जब प्रेम किडनैपिंग किया करता था तो रावण का मास्क लगाया
दिखाया करता और राम रावण को ही प्ले कर रहा था, जो कि सीधा मेटाफोर है कि यहाँ पर सभी रावण हैं, बस कौन कितना ज्यादा रावण है ये मैटर करता है। और वेदू की हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा टूट चुका था, यानी कि उसके पिता भयानक तरह से टूट गए थे और अब जाकर उसे अनगिनत बच्चों का दर्द, उनके माता पिता का दर्द महसूस होता है और वो मन ही मन में ठान लेता है कि अब लड़ना होगा, जिसका सीधा मतलब है कि अंदर के रावण को आज यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। और अब राम की बीवी भी यहाँ पर इस मैटर में मिर्च मसाला झोंक देती है। वो उसकी आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है। जो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया वो दूसरों के बच्चों की क्या हिफाजत करेगा, तो अब वो जाए और कैसे भी करके गुनहगार को पकड़ कर लेकर आए। खैर वो उसी रात जाता है सीधा घोष के पास और बोलता है कि वो सुबह पुलिस स्टेशन आए, वो उसकी FIR लिख देंगे। खैर अब यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन उसे बुलाकर उसकी FIR लिखते हैं और ये पूछते हैं कि चुमकी आखिरी बार कहाँ गई थी, तो वो बताते हैं कि वो बस्सी के घर पर ही गई थी। तो अब वो बस्सी से पूछताछ करने उसके घर चला जाता है, जहाँ पर बस्सी टीवी पर एक किडनैपिंग न्यूज को देख रहा होता है। एज एक सीन पहले ही एक बिजनेसमैन के बेटे को 2 बाइक सवार उनके ही घर से किडनैप कर ले गए थे और ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिस पर पुलिस, मीडिया और सिस्टम का पूरा फोकस था, जो कि ये भी दर्शाता है कि जो गरीब के बच्चे होते हैं उन पर कोई फोकस नहीं करता, लेकिन हाई प्रोफाइल केस पर सबकी नजर रहती है। अब राम वहां पर अपनी पूछताछ शुरू करता है, जनरल क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन बस्सी इसके लिए सीधा मना कर देता है कि उस दिन चुमकी वहां पर आई ही नहीं थी। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि राम का बॉस DCP रस्तोगी उसका ही क्लासमेट रहा है और उन्होंने काफी सारे ऐसे कांड किए हैं जो कि बहुत ही हंसी मजाक वाले हैं। इनडायरेक्टली वो उसको डरा रहा था कि यहाँ पर उसकी सोर्स बहुत ज्यादा है। अब तभी वहां पर घोष भी गुस्से में आ जाता है, जो कि बस्सी के ऊपर चिल्लाने लगता है और अब जाकर बस्सी रिवील करता है कि घोष की बेटी चुमकी असल में उसकी प्रोस्टिट्यूट थी, जिसे वो मंथली सैलरी पे करा करता था, यानी कि उसके पिता को। साथ ही साथ चुमकी को अलग से पैसे भी दिया करता, यानी कि चुमकी का डीलर खुद उसके पिता है, जिसको सुनकर राम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक पिता होकर घोष ऐसा काम कर रहा था। वो उसे थप्पड़ मारकर गुस्से में वहां से भगा देता है। अब बस्सी भी रस्तोगी को कॉल करके राम को फटकार लगवा देता है कि वो उसे और आगे परेशान ना करे। अब राम यहाँ से जाने लगता है तो प्रेम उससे थोड़ी बहुत बात करता है और एक तरह से उसका वो मजाक बना रहा था, क्योंकि उस रात राम उसे पकड़ नहीं पाया। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्रेम ने तो उसको देखा था, लेकिन राम उसे नहीं देख पाया था। अब राम पुलिस स्टेशन आता है और रस्तोगी से बात करता है चुमकी के केस को लेकर, लेकिन रस्तोगी को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे खाली उस हाई प्रोफाइल केस पर ही फोकस करना था और वो राम को धमकी भी देता है कि वो बस्सी से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। वो सिंपली यही कहता है कि वो इस हाई प्रोफाइल केस पर फोकस करे और ऐसी चीजों को देखे, तभी वो आगे जा सकता है और अगर वो रस्तोगी के अंडर में रहेगा, उसकी बात मानेगा, तो वो काफी आगे जाएगा। खैर अब राम यहाँ पर थोड़ा सा परेशान था, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन आता है तो वहां पर उस ऑटो रिक्शे वाले को वो देखता है, उसके फोन को चेक करता है, जिसने कि चुमकी को बस्सी के घर पर लाश छोड़ा था। तो ये फोन असल में चुमकी का ही था और अब वो रिक्शे वाले से सख्ती से पूछताछ करता है, जिसके बाद वो सीधा रस्तोगी के पास जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन बताता है कि उस रात उस रिक्शे वाले ने, यानी कि 4-5 दिन पहले, चुमकी को बस्सी के घर पर ही छोड़ा था और वो वापस उसे लेने गया तो चुमकी नहीं आई थी, बल्कि प्रेम ने उसे चुमकी का फोन दिया था कि वो इसे स्टेशन पर ही कहीं दूर फेंक दे और कहानी बना दे कि चुमकी कहीं पर भाग गई है। लेकिन ड्राइवर ने लालच में वो फोन अपने पास रख लिया था, नंबर भी नहीं चेंज किया और केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है और उनको प्रेम को पकड़ने की जरूरत है। लेकिन उल्टा रस्तोगी उसको ही सस्पेंड कर देता है, ये कहते हुए कि उसे बस्सी से दूर रहना चाहिए था और उसको प्रोटोकॉल दिया गया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। खैर अब हम खबर में देख पाते हैं कि वो हाई प्रोफाइल केस 2 दिन में ही सॉल्व हो गया था। वो बच्चा उसके घर सही सलामत आ चुका था और किडनैपर्स भी पकड़े गए थे। लेकिन गरीबों ने सालों से अपने बच्चे खोए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी अभी तक वापस लौट कर नहीं आया, किसी ने FIR तक भी दर्ज नहीं करी थी। खैर तभी हम राम को देखते हैं, जो कि बस्सी हाउस पर नजर रख रहा था, यानी कि सस्पेंड होने के बावजूद भी, जिसे वहां पर आता जाता छोटे लाल भी नोटिस होता है। साथ ही साथ इसी सीन में हमको यही पता चलता है कि बस्सी किसी भी प्रोस्टिट्यूट के साथ कुछ करता है उसको रिकॉर्ड भी करता है और यहाँ पर ये सब प्रेम ही किया करता था, यानी कि CD में रिकॉर्ड करना, उनको सेफ रखना, ये सब कुछ यहाँ पर प्रेम कर रहा था और बस्सी के शौक बहुत ही भयानक थे। खैर अब दिवाली की रात आती है और यहाँ पर राम अगले दिन से फिर से ज्वाइन करने वाला था। वो अपने जूनियर पाठक के साथ में दारू पी रहा होता है, तभी उसको वहां पर छोटेलाल दिखाई देता है। तो पाठक ये बताता है कि ये वही है जिसने कि वेदू को हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन अब राम का पुलिस वाला दिमाग थनकता है, क्योंकि उसने उसे प्रेम के साथ भी देखा था और अब वो उसको उठा लेता है। वो कहता है इसको इनाम तो बहुत ही तगड़ा मिलेगा। खैर अब वो उसे सख्ती से पूछताछ करता है तो उसको पता चलता है कि इन सब में मेन आदमी प्रेम ही है,
इसी बीच रस्तोगी का प्रमोशन हो जाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर नया डीएसपी भूपेन आता है, जो कि राम को उसकी इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ईमानदार था और उसके ट्रांसफर्स अलग अलग जगह पर हुआ करते थे और ये उसकी एक टेम्परेरी पोस्टिंग होने वाली थी। खैर, अब राम ने छोटे लाल को पकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन ये बात रस्तोगी बस्ती को बता देता है और छोटे लाल को राम की कैद से निकाल लिया जाता है, जिससे कि राम बहुत ही ज्यादा अपसेट था। सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ पर उसने पाठक को छोड़ा था, लेकिन पाठक जो होता है वो खाना खाने के बहाने से चला जाता है, जिसके पीठ पीछे यहाँ पर होता यह है कि कुछ लोग आकर उसे ले जाते हैं, यानी कि छोटे लाल को। अब भूपेन उससे ये कहता है कि अभी उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की टेस्टिमनी से ही वो काम चला सकते हैं और प्रेम को उठा सकते हैं, तो वो जल्दी से प्रेम को अरेस्ट करे। फाइनली अब राम प्रेम को अरेस्ट कर लेता है और भय, मद, क्रोध और वासना से भरा इंसानी रूप का शैतान अपने बारे में राम को और हमें बताने वाला है, यानी कि यहाँ पर प्रेम अपनी सच्चाई बताने वाला था। राम और भूपेन वहां पर आते हैं, लेकिन प्रेम बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो पूरी तरह से चिल होता है, रिलैक्स होता है, क्योंकि उसे ये पक्का यकीन है कि उसके पापा जी मतलब कि बस्ती उसे बचा ही लेंगे और उन्होंने सिस्टम को खरीद रखा है, यानी कि वो सारी चीजें जानता था। सिंपल सी बात है कि बस्ती के कनेक्शंस मिनिस्ट्री और पुलिस दोनों में ही थे और यहाँ पर जो पावर है वो इन्हीं के हाथ में होती है। अब राम यहाँ पर कैमरा ओपन करता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है, जिसके चलते होता यह है कि प्रेम उनको सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था, क्योंकि कुछ ही समय में केबीसी शुरू होने वाला था और वहां पर एक लेडी होती है जो कि 1 करोड़ जीतने वाली थी और आप जानते हो कि वो केबीसी का कितना बड़ा शौकीन था। अब सबसे पहले राम घोष की बेटी चुमकी के बारे में उससे पूछता है, तो वो हंसते हुए जवाब देता है कि वो तो बस्ती की पाली हुई थी और वो एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि पैसों के लिए ये सब किया करती थी। लेकिन हुआ ये था कि प्रेम उसे चाहने लगा था, लेकिन उसने उस दिन उसे प्रपोज किया तो वो नहीं मानी। उसने उसे क्लाइंट की तरह वहां पर बुलवाया था, लेकिन तब भी चुमकी उसके बारे में नहीं सोच रही थी। वो उससे प्यार नहीं कर रही थी। उसने उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन फिर भी उसने उसकी बेइज्जती करी, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर उसका गला घोट दिया और स्टार्टिंग में जो कुछ हुआ था वो आपको पता ही है। उसने उसके साथ गलत काम भी किया था, फिर उसे डंप कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए थे और यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश था। खैर, अब राम उससे आगे और भी सवाल करता है कि वो बाकी बच्चों के साथ क्या करता था जिनको वो अगवा किया करता। वो ये बताता है कि वो उनको उठाया करता था, उनका मीट निकाल कर खाया करता, क्योंकि उसे बचपन से ही उसकी तलब थी। उसने 1 साल तक ये सब छोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। बाकी वो छोटे लाल की मदद से उनके ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग भी किया करता, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे, जिसके बाद में वो उनको डंप कर दिया करता था। वो हम जानते हैं कि वो कैसे करता था, स्टार्टिंग में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो बचे हुए पार्ट्स को जमीन के अंदर गाड़ दिया करता था, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लिया करते, तो फ्लैश वगैरह तो खत्म हो जाया करता। जो बाकी चीज बचती थी वो उसको नाली में फेंक देता या फिर डंप कर दिया करता, जिसको ये लोग मूर्खों की तरह खाली बंदर का हाथ पैर समझ रहे थे। अब ये सब सुनकर तो राम के दिमाग में उन्हीं सब बच्चों के, यानी कि मिसिंग पोस्टर वाले बच्चों के नाम चलने लगते हैं जो कि इस दरिंदे के शिकार बने होंगे। वो यही सोच रहा था कि अगर उसकी बेटी उस दिन किडनैप हो जाती तो उसके साथ भी यही होता। वो ये पूछता है कि उसने उन्हें क्यों खत्म किया, क्यों ऐसा किया, तो वो कहता है कि उसने आज तक यहाँ पर 22 से 24 को मारा होगा और आखिरी अली ही था। अब वो उससे ये पूछते हैं कि उसने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे मोटिव क्या था, कोई पर्सनल दुश्मनी थी, जिसके चलते वो ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गरीब थे, लेबर या फिर माइग्रेंट्स के बच्चे थे, इनसे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैदा होते हैं, बचपन से काम करते हैं, सपने सजाते हैं और सड़क पर ही मारे जाते हैं, तो 22 से 24 उसने मार दिए तो क्या ही फर्क पड़ता है। बेसिकली इसका दिमाग ना बिल्कुल साइको वाला हो चुका था। बचपन से इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत ही गलत प्रभाव इसके दिमाग पर पड़ा था। खैर, अब राम ये सब सुनकर काफी अपसेट हो जाता है और भूपेन प्रेम से बस्ती के बारे में पूछता है कि क्या वो भी इन सब में इन्वॉल्व है, लेकिन प्रेम इस सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। खैर, इसी बीच हम देखते हैं बस्ती के हायर्ड गुंडों को जो कि छोटे लाल को खत्म करके जला रहे थे। अब यहाँ पर प्रेम बॉडीज मार्क करता है जहां जहां उसने डंप किया था, और दुख की बात ये थी कि जिस नाले के आसपास वो सब गरीब रहा करते थे उनके बच्चे उसी में थे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ढेरों कंकाल और हाथ पैर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, जिसके चलते सारे के सारे माँ बाप बहुत ही ज्यादा दुखी थे। दूसरी ओर घोष की बेटी भी मिल जाती है, यानी कि उसकी बॉडी, और यहाँ पर उसके पिता बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। केस यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो चुका था, साथ ही साथ प्रेम को अभी कोई डर नहीं था। वहाँ पर दूसरी ओर बस्ती को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑब्वियस ही बात है, उसके बंगलों के आगे ही ये सारी लाशें मिली थी, लेकिन रस्तोगी ही उसका केस हैंडल कर रहा था, जो कि उसे क्लीन चिट दे देता है। अब सबसे शॉकिंग चीज एक और आती है कि भूपेन जो होता है उसको तो यहाँ पर बहुत बड़ा इनाम मिलता है, प्रमोशन मिलता है, लेकिन बात रही राम की तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर सारा क्रेडिट भूपेन ले चुका था। ऑब्वियस ही बात है, किसी ना किसी को इनाम देना पड़ेगा और किसी को गिराना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ था तो इसके चलते किसी के ऊपर तो इल्जाम लगना ही था कि भाई किसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ। एंड वो जो पुलिस स्टेशन है वो किसके अंडर में था, वो था राम के अंडर में, तो इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया।
एनीवेज अब जो राम होता है वो भूपेन से बात करता है कि उसे एक आखिरी टाइम यहाँ पर प्रेम से मिलना है, जिसके चलते भूपेन उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देता है। अब हुआ ये था कि पूरा इल्जाम जो था वो बस्सी ने प्रेम के ऊपर लगा दिया था। राम उससे मिलने आता है, जो कि उसको ये बताता है कि उसके पापा जी तो उसको छोड़कर चले गए। सबसे बड़ी बात की जो पैसे उसके घर तक पहुंचते थे वो कभी पहुंचे ही नहीं और उसकी बीवी को कोई पैसे नहीं मिले हैं और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके पापा जी उसे फंसा चुके हैं और खुद बच चुके हैं। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको अपनी बीवी की बहुत चिंता हो रही थी। उसे अपनी बीवी से बात भी करनी थी, जिसके चलते राम उससे बात करता है कि उसे बस्सी को फंसाना पड़ेगा, तब जाकर वो कुछ कर सकता है। तभी यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा सबूत, वो सीडी कहाँ है, यानी कि जिसके अंदर सारे सबूत थे, वो राम को ये बता देता है। एक सीडी उसने अपने पास रखी हुई थी जस्ट इन केस अगर कुछ गलत जाता हो। खैर अब राम जो होता है वो सीडी को लेने के लिए प्रेम के गांव जा रहा था, जहां पर बस स्टेशन के पास में उसे उसका जूनियर पाठक मिलता है, जो कि उसको एक लैपटॉप भी देता है और इस सीडी का नाम है सदाबहार तराने। इनफैक्ट लैपटॉप के अंदर वो कुछ नोटिस भी करता है, वो चेक भी करता है कि उसके अंदर क्या क्या था और हम जानते हैं कि किस तरह के काले कारनामे उसके अंदर थे। इसके अंदर बस्सी के काले कांड दर्ज होते हैं जो कि इस केस का ही रुख पलट देते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हम राम को नोटिस करते हैं जो कि एक खाली सड़क पर चल रहा था। उसे वहां पर तभी एक गाड़ी आती हुई नजर आती है और वहां पर उसके अंदर गुंडे थे, जो कोई और नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने छोटे लाल को खत्म किया था। तभी होता यह है कि वो उसको खत्म कर देते हैं और उस सीडी को तोड़कर बाहर फेंक दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर सच्चाई की ज्योति बुझ गई थी। तभी 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर राम का जूनियर पाठक जो होता है वो अब सब इंस्पेक्टर बन गया था और पूरे टाइम वही था जो कि बस्सी को और बाकी सबको टिप्स दिया करता था, जिसकी वजह से राम खत्म हो गया, यानी कि कोई भी यहाँ पर सगा नहीं था। और हम ये भी देख पाते हैं कि पाठक के अंदर एक अलग ही अकड़ आ चुकी थी। वो अपने जूनियर से काफी गंदे से बात करता है, जो कि एक समय पर उसका साथी हुआ करता था, यानी कि बिश्नोई। खैर अब एक बार फिर से हम मिसिंग बोर्ड को देखते हैं, जहां पर राम की फोटो उन मिसिंग बच्चों के बीच में लटकी हुई थी। इंसाफ का इंतजार कर रही थी क्योंकि सबको यही लगता है कि वो भाग चुका है, मिसिंग हो चुका है। खैर अब कहानी खत्म होने से पहले हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर बिश्नोई को देख पाते हैं, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर के अंदर राम की ही खबर थी। उसके अंदर उन 3 गूंस का जिक्र करा गया था जो कि राम के मिसिंग केस से जुड़े हुए थे और उनको पकड़ लिया गया है। तभी कांस्टेबल बिश्नोई के दरवाजे पर दस्तक होती है। एक पार्सल रिसीव होता है जिसके अंदर एक सीडी थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही सीडी थी जिसका नाम सदाबहार तराने था और ये शायद से कोई बहुत ही बड़ा सबूत था। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि राम बच गया था किसी तरह से, और अब हो सकता है कि आने वाले समय में इस सीडी के साथ कुछ ना कुछ सच्चाई बाहर आएगी। अगर बिश्नोई समझदार होगा तो यहाँ पर वो इसको सबके सामने लेकर आएगा, नहीं तो वो बाकी सबकी तरह इसको फिर से अपने ही सीनियर्स को दे देगा। और बूम, इसी के साथ में सेक्टर 36 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेक्टर 36 फिल्म की कहानी, जो कि एक बहुत ही फेमस केस निठारी कांड से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी एंड आई बिलीव कि आप ये भी जानना चाह रहे होंगे जो रियल केस था उसके अंदर आखिर हुआ क्या, उसकी रीसेंट अपडेट क्या है। तो देखो यहाँ पर जो प्रेम का कैरेक्टर है ना, उसको तो यहाँ पर आजीवन कारावास हो चुकी है, एक केस साबित हो चुका है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो बस्सी वाला कैरेक्टर है वो तो बाहर आ चुका है, वो रिहा हो चुका है, उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और उस वक्त जब ये केस आया था ना, उस वक्त बहुत ही ज्यादा खौफ था। तो उस वक्त मैं नोएडा के आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के इलाके में ही रहा करता था और जब आसपास के इलाकों में ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी तो उस वक्त तो पूरा डर का माहौल बन गया था कि कोई ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। बाकी आप लोग बताना कि आपने जब उस समय में ये न्यूज़ सुनी थी तो आपको कैसा फील हुआ था, क्या आपको भी डर लगा था या फिर क्या। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए